हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भाभी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जितने भी आपको लेक्चर अब दिया जाएगा, तो उसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समराइज करके कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी करके आपको दिया जाएगा डियर स्टूडेंट। तो आपको कॉन्सेप्ट को अगर बूस्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत अगर कमी है, तो आप अगर इन लेक्चर को देखेंगे तो होगा क्या कि आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा होगा डियर स्टूडेंट। जो आप पढ़े हैं अभी तक, अगर आप अच्छे से इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है डियर स्टूडेंट। तो आपको करना क्या है, जितने भी लेक्चर आएंगे आपको अंत तक देखना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लेना, कोई भी दिक्कत होती है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से डियर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। और ध्यान देना, ये मैराथन क्लास के रूप में हो रहने वाला है, क्योंकि एक चैप्टर अगर लिया जा रहा है तो उसको तक उसको डिटेल में पूरा कवर अप करा जाएगा। तो कहने का मतलब, जब तक चैप्टर एक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक ये क्लास चलती रहेगी। तो आपको करना क्या है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि अंत में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कि थोड़ा सा आपको हम बता दें, आपकी क्लास 12th की जो बायोलॉजी है, इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट आपको पता है रिप्रोडक्शन यूनिट। पहली यूनिट का नाम क्या है डियर स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन यूनिट नंबर फर्स्ट है, यानी जिसको जनन बोल रहे हैं हिंदी में, यानी कि ये जो जनन यूनिट है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में लगभग 14 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 14 नंबर के क्वेश्चन क्या होंगे डियर स्टूडेंट, पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में छपने वाला है, उसको हम डियर स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि पढ़ना नहीं है आपके सिलेबस में, इसको बाहर कर दिया गया है। हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से कहानी अपनी स्टार्ट करते हैं। कहां से डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ध्यान से देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हिंदी में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको रिप्रोडक्शन टर्म का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना। ध्यान से देखना, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू यंग वंस इटसेल्फ, इट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी कि जैसे ये मार्कर है, अगर इसी मार्कर से एक मार्कर और आ जाए, समझ पा रहे हैं, जैसे सपोज मार्कर है, इसी मार्कर से एक मार्कर और आ रहा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ध्यान देना, रिप्रोडक्शन का देयर आर द कॉन्सेप्ट है कि एक मार्कर से एक मार्कर और आ जाएगा तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या मार्कर में ऐसा संभव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दीज आर द नॉन लिविंग। लेकिन आप देख पा रहे हैं, कोई भी रिप्रोडक्शन में, समझ पा रहे हैं, कोई भी जीव है तो उसी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, देयर आर दी रिप्रोडक्शन। यानी कि अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन में जो हमको पढ़ना है, वो पुष्पित पौधों में लैंगिक जनन पढ़ना है। ध्यान से देखेंगे। अब इस चैप्टर में छपने वाला प्रश्न क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ध्यान से देखना, एकदम क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। हिसाब से हमने बताया कि रिवीजन है आपका पूरा का पूरा चैप्टर का फुल शॉर्ट रिवीजन, एक वीडियो वन शॉर्ट रिवीजन जिसको हम कह सकते हैं। ध्यान से देखो, हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। किसकी बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर मतलब पुष्प की संरचना। ध्यान से देखना, पुष्प की संरचना की बात करेंगे। अब यहाँ पर पुष्प की संरचना में जब भी बात होगी तो आपको पता है पुष्प की संरचना में कितने भाग होते हैं। पुष्प की संरचना में आपने पढ़ा है कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, यानी कि फीमेल पार्ट, एंड यहाँ से क्या दिखाई देता है, दैट इज द कैलिक्स। एंड यहाँ पर क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से बना के दिखाएं तो आपने देखा था
यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से मेल पार्ट, these are the male part and these are the female part and these are the male part, and next that is the petal, these are the petal and which is also known as single head petals and group of corolla, सिंपल सी बात है। एंड यहाँ पर आप देखे थे क्या है, देख लेना, इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर में देखा है, ओवरी देन ओव्यूल, इस तरीके से आपको। और यहाँ पर क्या दिखाई देता है, एंटीपोडल सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जिड सेल एंड एग सेल। इसके बारे में काफी तक भी हम बात करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में, पुष्प की संरचना के बारे में क्या करना है आपको जानना है, क्योंकि ये चैप्टर इसी पर टिका हुआ है। क्योंकि अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो बाकी का सारा कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम आसान होगा, आपके टिप्स पर होना, मतलब कि आपको कोई भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। आपने इसको और अच्छे समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप फ्लावर ले सकते हैं, और फ्लावर ले करके अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भाभी बायो केम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट, हम अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि डियर स्टूडेंट आज आपको एक रोज़ लेकर के उसको में हम डिटेल में आपको दिखाएं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा पार्ट होता है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देख पा रहे हैं जिस को हमने पकड़ा है, यहाँ पर फ्लावर को जिस पार्ट को हमने पकड़ा है अभी, उस पार्ट को क्या कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। इस पार्ट का जो नेम है, दीज आर दी पेडिसिल, इसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, पेडिसिल के नाम से जानते हैं। देन पेडिसिल के बाद आगे की तरफ यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ग्रीन कलर पार्ट, यानी जो हरे रंग का पार्ट आप दिख रहा है, इसको कहते हैं कैलिक्स। और बाकी सारा का सारा डियर स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इसको कहते हैं कोरोला। क्या कहा करते हैं इसको, हम कोरोला के नाम से जानते हैं। और जब इसी कोरोला को हम यहाँ से जब हम कोरोला को एक पार्ट इसका निकाल लेते हैं तो एक पार्ट को हम पेटल का नाम दे रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको करना क्या है, हम एक एक पेटल यहाँ से क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, जिससे आप इसमें ये भी देख पाएँ कि आखिर मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन यानी कि कुल मिलाकर के एंड्रोसियम, एंथर देख पाएँ, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि गाइनोसियम भी आपको इस स्ट्रक्चर में अच्छे से क्या हो दिखाई दे। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, जितने भी पेटल के पार्ट है उसको हमने यहाँ से रिलीज़ कर दिया है, यहाँ से पेटल के पार्ट को क्या करा है, बाहर कर दिया है। तो आई होप आप देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर आपका जो पेटल है इसको हमने एक साइड में कर दिया, और बाकी सारा का सारा यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका, ये यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं इसको हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, इसको क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। और यहाँ पर इसमें जो देख पा रहे हैं काफ़ी सारा आपको दिखाई दे रहा है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि एंथर यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, जो कि सूख भी गया है, क्योंकि इस फ्लावर में देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हो गई है। यहाँ पर आप आई होप देख पा रहे होंगे, इसको आप जूम करके दिखाएंगे तो इसको अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पर क्या है कि जो ये बाकी सारे के सारे जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये एंथर है, और जो भी एंथर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सभी किससे अटैच्ड हैं, फिलामेंट से जुड़े हैं। यहाँ पर ध्यान देना, बहुत सारे एंथर इस तरीके से क्या है लगे हुए हैं, थैलमस पार्ट से एराइज हैं, थैलमस पार्ट से ये निकले हुए हैं, और काफ़ी सारा का सारा एंथर यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत सारा एंथर इस तरीके से इसके ऊपर लगा है। और एंथर में आपको पता है क्या होता है, परागकण होता है, और यही जो परागकण होता है इस फीमेल पार्ट पे जाकर गिरता है, जिसको हम क्या करते हैं, परागण की प्रोसेस का करते हैं। ध्यान से देखना, इसमें फीमेल पार्ट कहाँ पर है, इसके अंदर की तरफ। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, जो रेड कलर पार्ट में इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है, दीज आर दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड विच इज आल्सो नोन एज गाइनोसियम, इसको गाइनोसियम कहते हैं डियर स्टूडेंट।
और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ना काफ़ी सारे जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर दी स्टिग्मा। इस पार्ट को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। अब यही जो परागकण होता है इसी के ऊपर जाके गिरता है, तो परागकण से समझ पा रहे हैं बहुत सारे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका। और वही पराग नलिका क्या होती है? नीचे की तरफ ओवरी से होते हुए ओव्यूल्स में एंटर करती है, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया डियर स्टूडेंट कंप्लीट हुआ करती है। और एक बात इसमें आपको बताएं, जब इसके अगर हम ध्यान से देखना, इसमें हम ओवरी देखना चाहें और देन ओव्यूल देखना चाहें तो कहाँ है ओवरी ओव्यूल? ध्यान से देखना, यहाँ पर बाहर की तरफ देख पा रहे हैं सब ओवरी वाला पार्ट है और अंदर की तरफ क्या होता है? ओव्यूल्स वाला पार्ट दिखाई दे रहा होता है। तो आइए डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इसके अंदर का हम नज़ारा देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? आपको इसका लंबवत सेक्शन काटना है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो आप इसको ब्लेड से काट के देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो हमारे पास ब्लेड नहीं है, हम पेन की मदद से इसको क्या कर रहे हैं? यहाँ से डिटैच करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इसको डिटैच करा और डिटैच करने के बाद जैसे ही इसको हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में इसको काटा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से स्टिग्मा का ओरिजिन, कहाँ से स्टिग्मा का ओरिजिन हुआ है, किस तरीके से स्टिग्मा एराइजेज है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ध्यान से देखना, इसको हम पूरा फाड़ देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर ये ओवरी वाला पार्ट है, ये देख पा रहे हैं, दीज आर दी ओवरी, इसको बोलते हैं अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर आप देख पा रहे हैं ये आपके बहुत सारे जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर दी ओव्यूल्स यानी कि जिसको हम बीजांड के नाम से जाना करते हैं। यहाँ पर बहुत सारा बीजांड इस तरीके से, आई होप आप इसको देख पा रहे हैं, ये काफ़ी सारा क्या है? इसका बीजांड है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यही जो बीजांड होते हैं, यही जो बीजांड यानी जिसको ओव्यूल बोल रहे हैं, यही किस में परिवर्तित होते हैं? सीड में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं डियर स्टूडेंट? यही सीड में आपके परिवर्तित हुआ करते हैं। एंड इसमें आपको पता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट होगा डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया देखी जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिखा दें, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो देख पा रहे हैं ये आपका क्या है? बीजांड है यानी ओव्यूल है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ये ओव्यूल है इसका। यही बीजांड, यही ओव्यूल आगे चल करके सीड में परिवर्तित होगा, सीड में बदलेगा। आई होप डियर स्टूडेंट आपने अच्छे से समझा होगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को। क्यों हमने आपको ये बताया? ताकि आप स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को काफ़ी अच्छे से समझ जाए, ताकि ये चैप्टर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हैं आप काफ़ी डिटेल में तह तक जान पाएँ। और यहाँ पर कुछ बातें और हम आपको बताते चलें, वीडियो एंड करने से पहले ध्यान से देख लें। यहाँ पे जो आपको बातें हम बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कि जो इस तरीके से जो आप देख पा रहे थे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें बीजांड बन रहा था, यहाँ पर जो देख पा रहे हैं बहुत सारा ओव्यूल जो बन रहा है, इसको बोलते हैं मेगा स्पोर। ध्यान से देखेंगे, इसको बोलते हैं मेगा स्पोर। यानी कि जो मेगा स्पोर यहाँ पर हैं, ये मेगा स्पोर बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। और जो मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ये फीमेल फ्लावर में हो रहा होता है। ध्यान से देखना, गाइनोसियम वाले पार्ट में यानी कि ओवरी, ओव्यूल्स, इस तरीके से बहुत सारा बीजांड क्या हो रहा होता है? बन जा रहा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक बात और, जैसे ये जो हमने यहाँ पे बताया था परागकण यानी कि जो पोलन ग्रेन थे, इस पोलन ग्रेन में क्या बनता है? ध्यान से देखेंगे, इन पोलन ग्रेन में क्या बनता है? यहाँ पर इसमें माइक्रोस्पोर बनता है यानी कि लघु बीजाणु, जिसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो दोनों आपस में जब मेच्योर हो जाते हैं तो परागकण बाहर रिलीज होता है, जिससे वो कहाँ पहुँचता है? स्टिग्मा के ऊपर। तब जाकर क्या होता है डियर स्टूडेंट? पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। देन पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के पोलन ट्यूब बनाता है, पराग नलिका बनाता है, और वही पराग नलिका कहाँ पे एंटर करती है? ओव्यूल से होते हुए ओव्यूल में, फिर ओव्यूल में से होते हुए फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है? कंप्लीट होती है, जैसा कि आप लेक्चर में देखेंगे। इसकी क्या क्या पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं कैलिक्स। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? बाह्यदल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्यदल बोलते हैं। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, दीज आर दी कोरोला हायना। क्या है? कोरोला। जब एक की बात करते हैं तो एक को क्या कहते हैं? पेटल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इधर, ये क्या है आपका? एंथर है। क्या है? एंथर। और यहाँ पर एंथर जिससे जुड़ा होता है, इसका नाम क्या है? फिलामेंट। क्या नाम है? फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को मिलाकर क्या कहते हैं?
एंड्रोइसियम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एंड्रोइसियम। हाँ या ना? फटाक से नोट कर लो। एंथर और फिलामेंट को मिला करके क्या बोलते हैं? एंड्रोइसियम बोलते हैं। देन यहाँ पर क्या होता है? स्टिग्मा होता है। यहाँ पर क्या होता है? स्टिग्मा होता है। और जो सकरा वाला पार्ट है इसको स्टाइल कहते हैं। देन यहाँ पर क्या होता है? ओवरी होता है। देन अंदर की तरफ क्या होता है डियर स्टूडेंट? ओव्यूल्स हुआ करता है। हाँ या ना? क्या हुआ करता है? ओव्यूल्स हुआ करता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स को मिला करके क्या बोलते हैं? दीज आर दी विच इज आल्सो नोन एज गाइनोइसियम। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? गाइनोसियम के नाम से जाना करते हैं। किस नाम से जाना करते हैं? गाइनोसियम के नाम से जाना करते हैं। कहने का मतलब हमने क्या बताया डियर स्टूडेंट? ध्यान से देखना। हमने ये बताया कि आपके स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में जो चीजें दिखाई दे रही हैं, नीचे की तरफ क्या है? कैलिक्स है। देन उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखना। नीचे की तरफ कैलिक्स, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? कोरोला दिखाई दे रहा है। और कोरोला का एक ग्रुप, यानी कि जिसको क्या नाम देते हैं? पेटल नाम देते हैं। जैसे रोज का अगर बात करें, जो गुलाब है इस तरीके से गुलाब में होता है ना, ये क्या होता है? उसका पेटल होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? एक पेटल होता है ना, जो रोज कलर का, जो रेड कलर का होता है। हाँ या ना? इसके अलावा इसमें क्या होता है? मेल पार्ट में देख पा रहे हैं एंथर है, और एंथर जो जुड़ा होता है फिलामेंट से जुड़ा होता है। देन यहाँ पर जो पुष्पासन देख पा रहे हैं आप, थैलमस इसको कहते हैं। इसका भी नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। दीज आर दी थैलमस है। क्या है डियर स्टूडेंट? थैलमस है। एकदम सरल डायग्राम। और ये डायग्राम के ऊपर पूरी कहानी, पूरी चैप्टर की कहानी इसी डायग्राम के बेसिस पर टिकी हुई है। ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आपके पेपर में और एक चीज छपता है। ध्यान से देखो, एक चीज यार छपता है इसमें। एक चीज आपके पेपर में जो छपता है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखना, जो छपता है आपके पेपर में उसके बारे में क्या कर ले? हम चर्चा कर ले। इनका समाप्त हो गया था तो हमने सोचा कि इनको पहले से ही रेडी कर ले। ध्यान से देखो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, सिंपल है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में हमने थोड़ा सा देखा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं इसमें, नेक्स्ट क्या बात करने वाले हैं हम इसमें जो देखने वाले हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड जो छोटा था इस वजह से हमने पहले से रैप कर लिया, क्योंकि जगह कम है तो क्या करना है, उसको साफ करके चलना है। देखो हम शुरू कर लेते हैं। हम बात करते हैं अल्टरनेशन जनरेशन ऑफ, ध्यान से देखना, अल्टरनेशन जनरेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ध्यान से देखना, कहानी क्या है? हम अल्टरनेशन जनरेशन देखेंगे, मतलब कि आवृत बीजी पौधों का पीढ़ी का अंतरण क्या होता है। हिंदी में लिखना चाहो लिख लो, आवृत बीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण। हाँ या ना? आवृत बीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण देखना है। ध्यान से देखो, आवृत बीजी पौधों में यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या देखना है? पीढ़ी एकांतरण, जिसके अंतर्गत मोनोकाट डाइकाट प्लांट, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पौधे आते हैं। आपने इसको जानते हैं पूरा डिटेल में। तो देखो क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण मीन्स उसका लाइफ साइकिल आता है, प्रश्न पेपर में छपता है, सिंपल सा बना देता है कि उसके पीढ़ी एकांतरण से आप समझते क्या है। तो एक छोटा सा फिगर है, आप इसको जान लो। ध्यान से देखो, उसी फिगर के ऊपर सारी कहानी टिकी है। आपको पता है, आपको एक बात पता है कि हरे पौधे होते हैं भाई, कोई ना कोई पौधा होता है, तो पौधा हम बना दे, फिगर से समझते हैं ना। तक इसमें आप लेक्चर को समझने का प्रयास कीजिए, मतलब कि रटने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। लेक्चर को अगर हो सके, अगर आपका रिवीजन हो गया है 1-2 बार, तो आप इसको 1.5x पर भी करके देख सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको और क्लियरिटी समझ में आएगी। ध्यान से देखना, 1-2 बार देख लोगे तो एकदम से जान में समझ आएगा। देखो फटाक से देखो, यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम बनाने वाले हैं कोई भी हरा पौधा, कोई भी क्या बनाने वाले हैं, ग्रीन प्लांट बनाने वाले हैं। अब इस ग्रीन प्लांट में क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे सपोज करो ये मेल फ्लावर है। ध्यान से देख लो, ये सपोज करो ये कोई मेल फ्लावर है। हाँ या ना? ये कोई मेल फ्लावर है और इधर कोई ये फीमेल फ्लावर, इसको 2 कलर से बना देते हैं, सिंपल सा बात है। ये क्या है? मेल फ्लावर है। क्या है ये? मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है, FLOWER। और ये क्या है? फीमेल फ्लावर, यानी कि फीमेल का पुष्प। कुल मिला के ये क्या है? फीमेल फ्लावर दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखना, फीमेल फ्लावर है।
तो इस तरीके से एक कोई सिंपल सा पौधा है। हमने क्या बताया, इस पौधे में एक मेल फ्लावर है और एक क्या है, फीमेल फ्लावर है। समझ पा रहे हो, एक मेल पुष्प है, एक फीमेल पुष्प है। यहाँ पर क्या है कि मेल पुष्प में आपको पता है कि मेल पुष्प में क्या होता है, हमेशा मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। ध्यान देना, मेल पुष्प का निर्माण यानी कि मेल पुष्प के अंदर जो मेल पुष्प होता है उसके अंदर किसका निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का। ध्यान से देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी, जिसके अंतर्गत माइक्रोस्पोर बनेगा। वही सेम एज इट इज फीमेल फ्लावर में क्या बनता है, मेगा स्पोर मदर सेल बनता है। मेगा स्पोर मदर सेल, समझ पा रहे हैं। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है यह माइक्रोस्पोर बनाता है। क्या बनाता है डियर स्टूडेंट, एकदम ध्यान से सुन लो, क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर बनाता है। कौन बनाता है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। किस में बन रहा है, मेल फ्लावर में बन रहा है। और फीमेल फ्लावर में क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाता है, मेगा स्पोर बना रहा होता है, जो कि 8 न्यूक्लिएटेड होता है। आगे हम देखने भी वाले हैं कैसे बनाता है, कैसा 8 न्यूक्लिएटेड होता है, सारी कहानी हम इसमें समझने वाले हैं। तो देखो भाई, जो मेगा स्पोर होता है, आपको पता है मेगा स्पोर हमेशा यन होगा, अगुणित होगा, हैप्लॉइड होगा, सिंपल सी बात है। सेम वही कहानी इसमें भी होगी, ये भी कैसा होगा, अगुणित होगा। यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना और मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बना, मेगा स्पोर बना। मेगा स्पोर भी हैप्लॉइड है और माइक्रोस्पोर भी हैप्लॉइड नेचर में है। समझ पा रहे हैं, अगुणित है। अब ये दोनों जब बन गए, बनने के बाद आपस में मिलेंगे भाई, मिलने के बाद संलयन की प्रक्रिया होगी। तो आपस में जब ये मिल जाएंगे तो यानी कि यन यन मिल के क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं। क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट, 2n मीन्स क्या बनाएंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे। फिर इसी जाइगोट से क्या बनता है, इसी जाइगोट से क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, इसी जाइगोट से बनता है हमारा भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और इसी भ्रूण से एक नया पौधा जन्म लेता है। क्या लेता है जन्म, पौधा जन्म लेता है। These are the alternation generation of एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि आवृत बीजी पौधों में ये क्या है, आपका पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया है। ध्यान से देखना, पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया मतलब उसका जीवन चक्र किस प्रकार से हो रहा है। हमने देखा कि कोई भी पौधा होता है, उस पौधे में क्या है, ये पुष्प में एक मेल फ्लावर हो गया, एक फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर से बोल रहा है मेल गैमेट बन रहा है, यानी कि मेल गैमेट कहाँ बन रहा है, मेगास्पोर मदर सेल में बन रहा है। और फीमेल फ्लावर से क्या बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है। और फीमेल गैमेट कहाँ बन रहा है, मेगास्पोर मदर सेल बन रहा है। और मेल गैमेट कहाँ बन रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रहा है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में माइक्रोस्पोर बना, दीज आर दी मेल गैमेट, माइक्रोस्पोर दीज आर दी मेल गैमेट। एंड फीमेल गैमेट कहाँ बन रहा है, मेगास्पोर मदर सेल में। और मेगास्पोर मदर सेल में क्या बन रहा है, मेगास्पोर बन रहा है। और दोनों को दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड है। और दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, जाइगोट यानी कि युग्मनज बनाए। और उसी युग्मनज से क्या बना, भ्रूण बना, एम्ब्रियो बना। और एम्ब्रियो से एक क्या बन गया डियर स्टूडेंट, एक नया पौधा तैयार होगा, एक नया पौधा जन्म लेगा। दीज आर दी अल्टरनेशन जनरेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पौधा बन रहा होता है, समझ, उसकी जीवन चक्र कैसा है, उसका लाइफ साइकिल किस प्रकार से हो रहा होता है। तो आई होप आप भी इसको फटाक से ड्रा कर लेना, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। ध्यान से देखना, सिंपल सा टॉपिक है। इस तरीके से हम इसको अल्टरनेशन जनरेशन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ध्यान देना, आज ये चैप्टर हमको क्या करना है, अच्छे से समाप्त करना है। इसको हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। इसके जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड में आने वाले हैं, 27 फरवरी को आपका पेपर है। मतलब जितने भी आपके टॉपिक फंडामेंटल्स जो बोर्ड में पूछे जाएंगे सबको लिया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट इसमें हम बात करने वाले हैं अल्टरनेशन जनरेशन के बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें ध्यान से देखेंगे। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हम मेल पार्ट की बात करते हैं। ध्यान देना, फिर से एक बार हम ड्रा करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की हम बात कर रहे थे। ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की हम बात कर चुके हैं। अभी से स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में बात करते हैं मेल पार्ट ऑफ फ्लावर की। ध्यान देना,
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और आर मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, सिंपल सा एंड्रोसियम की बात करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? एंड्रोसियम पर क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से देना। एंड्रोसियम जिसको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, ध्यान से देखना, मेल गैमेटोफाइट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मेल गैमेटोफाइट यानी कि मेल फ्लावर के बारे में हम समझने वाले हैं, ध्यान से देखो। अब जो मेल फ्लावर के बारे में हम समझने वाले हैं, मेल गैमेटोफाइट जिसको एंड्रोसियम बोल रहे हैं, तो अब ये एंड्रोसियम आखिर कहाँ होता है? देखो, जब हमने बनाया था एक सिंपल सा फ्लावर का स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हम बना रहे थे तो इसमें हमने क्या देखा था? इस तरीके से ये फीमेल पार्ट था, है ना, और फीमेल पार्ट से इस तरीके से क्या लगा होता है? कैलिक्स लगा होता है, बाह्य दल लगा होता है, और इस बाह्य दल से बगल से होते हुए मेल गैमेट इस तरीके से क्या होता है? इससे थैलमस से जुड़ा होता है, ध्यान से देखना। और ये जो मेल गैमेट इस तरीके से मेल गैमेटोफाइट लगा होता है, जो इसको हम क्या बोल रहे हैं? सिंपल सा क्या नाम दे रहे हैं डियर फ्रेंड? एंथर नाम दे रहे हैं। ध्यान से देखो, एक एक करके हम समझने वाले हैं। और ये जो रेड कलर में है, दीज आर दी पेटल, क्या बोल रहे हैं इसको? हम पेटल बोल रहे हैं। पूरे को मिला करके कोरोला नाम दे रहे हैं, कोरोला नाम दे रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या है? आपका एंथर है। क्या है? एंथर है। एंड फिलामेंट, ये क्या है? जिससे जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और बीच में जो जोड़ता है उसे कनेक्टिव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव। अभी एक निकाल करके हम देखेंगे भी। अगर हम यहाँ से एक निकालें तो कैसे दिखाई देता है? ध्यान से देखना। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा इसका भी नोमेनक्लेचर कर ले। इसका नाम अभी हमने लिखा भी था, दीज आर दी स्टिग्मा, एंड इसका नाम क्या है? स्टाइल है। एंड इसके अंदर क्या होगा? ओवरी होगा, हाँ या ना? बाहर ओवरी होगा, अंदर क्या होगा? ओव्यूल्स होगा, हाँ या ना? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स, इस तरीके से सिंपल सा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर होगा। और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमको मेल पार्ट पे कब्जा करना है, मतलब मेल पार्ट के बारे में बेसिकली बात करना है। मेल पार्ट यानी कि ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में हम सारी कहानी समझने वाले हैं। दीज आर दी एंथर एंड फिलामेंट के बारे में कहानी समझने वाले हैं। दीज आर दी एंड्रोसियम, इसको मिला के क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट? एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखो, अब अगर हम एंथर को यहाँ से बाहर निकाले, अगर एक एंथर को बाहर निकाले तो एक एंथर कैसे दिखाई देता है? तो एक एंथर को अगर जब बाहर निकाला जाता है तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होता है। ध्यान से देखिए, जब एक एंथर को यहाँ से बाहर निकाला जाता है तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो लोब होता है इसको कहते हैं एंथर कहते हैं। और यहाँ से जो जोड़ने का काम करता है आपस में, कनेक्टिव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जोड़ने का काम करता है। दीज आर दी कनेक्टिव, यानी कि कनेक्टिव से जुड़ा होता है, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टिव से जुड़ा होता है, जिसको कहते हैं। ये जो एंथर होता है, अगर इसको हम ब्लेड से काट दे, ध्यान देना, एंथर है उसको हम पत्ती से क्या कर दे रहे हैं? ब्लेड से काट दे रहे हैं, पत्ती की मदद से। जैसे इसका हम अनुप्रस्थ काटेंगे, यानी कि जैसे ही हम इसको ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। एकदम ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, एकदम ध्यान से देखना। इसमें जैसे ही हम इसको टीएस सेक्शन काटेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से क्या होगा? दिखाई दे रहा होता है। ध्यान से देखो। और इसके अंदर का जो परागकण होता है इस तरीके से बाहर निकला होता है। मतलब इसमें 4 गोले दिखाई दे रहे हैं। कितने गोले? 4 गोले। एंड दीज गोले, यह गोले क्या कहलाते हैं? पोलेन सैक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सब? पोलेन सैक कहलाते हैं। और इसके बाहर जो निकला हुआ है, इस तरीके से जो बाहर निकल रहा है, इसको क्या कह रहे हैं? पोलेन ग्रेन, यानी कि पोलेन ग्रेन्स कहा करते हैं। परागकण क्या होता है? ये परागकण होता है। यानी कि कितना चैम्बर देखा जा रहा है? देयर आर दी 4 चैम्बर। और कितनी पालियां हैं? 2 पाली। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, 2 पाली। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। हमने क्या करा? सिंपल सा जो एंथर था उसको बाहर निकाला, मेच्योर एंथर को। जैसे ही मेच्योर एंथर को बाहर निकाल करके उसको हम ब्लेड की मदद से उसका टीएस सेक्शन काटा तो उसमें क्या दिखाई दिया? 4 चैम्बर दिखाई दिया। यहाँ तक कि उसमें हमारा जो पोलन सैक था वो भी दिखाई दिया। पोलन सैक यानी कि उसके बीच का जो चैम्बर है दिखाई दे रहा है, पोलन सैक। और इसके अंदर के जो परागकण है यानी कि जो पोलन ग्रेन है वो भी दिखाई दे रहे होते हैं। ध्यान से देखो,
अब थोड़ा सा इसके लेयर की बात करें, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके लेयर के बारे में हम जान लें। अगर इसको हम जूम करके देखें, यहाँ से ध्यान से देखो, जब इसको हम क्या करते हैं जूम करके देखते हैं तो आगे क्या दिखाई देता है, ध्यान से देखो। जब इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो इसमें कुछ हमको मेम्ब्रेन दिखाई देती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के तौर पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ध्यान से देखना, ये जो लेयर दिखाई देती है कुछ इस प्रकार से, जो बाहरी लेयर देख पा रहे हैं इसमें, ये जो बाहर लेयर है इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? एपिडर्मिस के नाम से जाना करते हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हम ब्लैक कलर से लिखते हैं, हाँ या ना? क्या इसको बोलते हैं हम? एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत है। एपिडर्मिस के बाद वाली जो परत होती है इस तरीके से, इसको क्या कहते हैं? एंडोथीसियम के नाम से जाना करते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, हाँ या ना? इसको लिख लेंगे, किस नाम से जान रहे हैं इसको हम? एंडोथीसियम के नाम से जाना करते हैं। और सबसे अंदर की तरफ जो परत होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं? मिडल लेयर। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? ध्यान से देखना, इसको हम क्या कहते हैं? मिडल लेयर के नाम से जाना करते हैं, या मिडल लेयर के नाम से पुकारते हैं। सिंपल सी बात है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसके अलावा इसमें क्या होता है? इस तरीके से क्या पाए जाते हैं? परागकण होता है। क्या होता है? परागकण, यानी कि ये क्या होता है? पोलेन ग्रेन्स इसमें भरे होते हैं। सिंपल सी बात है। दीज आर दी पोलेन ग्रेन्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा इसके ऊपर, यानी कि परागकण के ऊपर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, दीज आर द एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन व्हिच आर प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन। समझ पा रहे हैं? पोलन ग्रेन्स के ऊपर से एक और मेम्ब्रेन इसको क्या किए रहता है? कवर्ड किए रहता है। कवर्ड मतलब उसको ढके रहता है। ध्यान से देखना, हमने क्या बताया कि इसके अंदर की तरफ जो परागकण है उसके ऊपर क्या है? एक मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा पाई जा रही है। इस मेम्ब्रेन का जो नाम है इसको बोलते हैं टपीटम के नाम से जानते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज टपीटम। इस परत को क्या कहते हैं? टपीटम कहा करते हैं। इसको हम पूरा लिख देते हैं ताकि आप इसको समझ जाओ। टपीटम, क्या बोल रहे हैं? टपीटम बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर दी न्यूट्रिटिव टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि पोषण प्रदान करने का काम करती है यह परत। समझ लो हमने क्या बताया, सिंपल सी बात करी कि जो एंथर था उसको हमने टीएस सेक्शन काटा, और उसको काटने के बाद देख रहे हैं जैसे उसका टीएस सेक्शन काटा तो उसमें कितनी परतें दिखाई दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? हमने कहा बाहर की तरफ जो परत है एपिडर्मिस, उसके बाद वाली परत क्या बोल रहे हैं? एंडोथीसियम। उसके अंदर की तरफ सबसे अंदर जो है कौन सी मेम्ब्रेन पाई जा रही है? मिडल लेयर पाई जा रही है। देन 4 आपको पोलन ग्रेन देखे जा रहे हैं, और पोलन ग्रेन को आपस में ऊपर से जो कवर्ड किया हुआ है उसको हम बोल रहे हैं टपीटम की मेम्ब्रेन। और टपीटम का काम जो होता है बहुत जरूरी काम, यानी कि न्यूट्रिशन टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, कहने का मतलब पोषण प्रदान करने का काम किसका होता है? टपीटम का हुआ करता है। ध्यान से देखना, आई होप आपको ये चीज समझ पाया होगा। ये आपके यहाँ से बोर्ड में एक प्रश्न बनता है, ध्यान से देखना, एक बोर्ड में क्वेश्चन छपता है, और वो क्वेश्चन किस प्रकार से छपता है थोड़ा सा उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। देख लो वो क्या छपता है कि पूछ रहा होता है पोलन ग्रेन का जो मेच्योर, ध्यान देना, यानी कि मेच्योर एंथर का स्ट्रक्चर पूछता है, उसका टीएस पूछता है। ध्यान से देखना। नेक्स्ट इसी से संबंधित फिगर है, जब अभी हमने जो टीएस बनाया था उसी संबंधित है टीएस ऑफ मेच्योर एंथर। ध्यान देना, परिपक्व परागकोश की संरचना पूछता है आपके पेपर में। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीएस ऑफ मेच्योर एंथर, हाँ या ना? परिपक्व परागकोश की संरचना या परिपक्व, समझ पा रहे हो, पराग की संरचना पूछता है। देखो अब परिपक्व का मतलब मेच्योर होने के बाद, यहाँ पर जो हमने बनाया था जब ये मेच्योर हो जाता है तो फट जाता है। यहाँ पर जो एंथर होता है यानी कि मेच्योर होने के बाद ये फटता है, तो फटता है तो इस तरीके से चारों मेम्ब्रेन जो चैम्बर दिखाई देने लगते हैं। कुछ ऐसा ये दिखाई देता है, इसका नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होता है। इसको आप भी बनाएंगे साथ के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है आपके छपने वाले में से एक प्रश्न है। तो इस तरीके से क्या होता है
इसका डायग्राम हुआ करता है। ध्यान से देखना, फिगर भी आपको बहुत लॉजिकली बनाना है, समझ पा रहे हो। वहां पर फिगर बनाने के लिए आपको क्या यूज करना है, पेंसिल लेके जाएंगे, जिससे अगर गलत हो तो आप उससे रब करके फिर से बना सकें। सिंपल सी बात है। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया। स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद हमने क्या करना है, इसकी मेम्ब्रेन, बाह्य मेम्ब्रेन क्या है बताओ फटाक से, क्या बोल रहे हैं इसको हम, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस की परत बना दो। वहां पे आप पेन लेके जाएंगे तो ना, पेंसिल से बनाएंगे, काफी सुंदर बनेगा। तो इस तरीके से हम फटाफट बना देते हैं। तो आप भी साथ के साथ फिगर को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ध्यान से देखो, इस तरीके से क्या है, ये सबसे बाह्य परत क्या है, दिखाई दे रही होती है। और यहाँ पर क्या होता है, एक वैस्कुलर बंडल भी हुआ करता है इस तरीके से। ध्यान से देखना, इस तरीके से क्या होता है, वैस्कुलर बंडल हुआ करता है। और सब ऐसे आप बनाते चलेंगे। तो थोड़ा सा इसका लेबलिंग जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान देखना है। तो फिर लेबलिंग में थोड़ा टाइम लगता है डियर स्टूडेंट। आपको करना क्या है, फटाक से आपको भी ड्रा कर देने हैं। ये फिगर आपके पेपर में छप सकता है इस बार, तो इम्पोर्टेंट में से एक है। जब फिगर बनाने के लिए कहा जाए पेपर में, तो आपको केवल फिगर ही ड्रा करने हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको अब डायग्राम बन गया होगा, आप भी फटाक से बना लिए होंगे। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको बना देना है टीएस ऑफ मैच्योर एंथर। अब टीएस ऑफ मैच्योर एंथर का जो लेबलिंग है कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखेंगे। अब ये एक चैम्बर है, तो यहाँ पे परागकण इस तरीके से दिखाई देंगे ना, एक चैम्बर, एक चैम्बर, एक चैम्बर, एक, चार चैम्बर इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे। बाहर की तरफ मेम्ब्रेन हमने क्या बताया इसको, एपिडर्मिस। मेम्ब्रेन का नाम लिख लेंगे फटाक से, एपिडर्मिस की मेम्ब्रेन है तो एपिडर्मिस आया ना। और यहाँ पर इस तरीके से जो दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं, दीज आर दी पोलन ग्रेन्स। क्या है ये, पोलन ग्रेन्स, यानी कि परागकण दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं, नेक्स्ट मेम्ब्रेन यानी कि एंडोथीसियम दिखाई दे रही है। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के अंदर मिडिल लेयर होगी। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसमें, इसका नाम क्या है, वैस्कुलर बंडल्स। ध्यान देना, क्या नाम है इसका, वैस्कुलर बंडल्स हुआ करता है। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमियम। क्या कह सकते हैं इसको, स्ट्रोमियम के नाम से जाना करते हैं। तो आई होप आपने बना लिया होगा फिगर। और अंदर की तरफ क्या है, मिडल लेयर। क्या है, मिडल लेयर। सिंपल सी बात है, दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ मैच्योर एंथर। ध्यान देना, परिपक्व परागकोश की संरचना पूछा जाए तो आपने क्या करना है, बना देना है। जब परागकोश, जब एंथर में मैच्योर हो जाते हैं परागकण, तो एंथर क्या होता है, फटता है। एंथर डिसेस करता है। फटता क्यों है भाई, जरूरी है। अगर नहीं फटेगा तो परागकण कैसे निकलेगा, जब परागकण नहीं निकलेगा तो परागण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो परागकण होने के लिए फटना होता है। जब फटता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो वहां पे क्या दिखाई दे रहा होता है, इस तरीके से आपके पोलन ग्रेन दिखाई दे रहे होते हैं। जो मेम्ब्रेन है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, हाँ या ना, सेम वही चीज जैसे हमने पहले बनाया था, वही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे मेच्योर हो गया है। मेच्योर होने के बाद यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर जन्म लिया है जिसको हम बोल रहे हैं दीज आर द वैस्कुलर बंडल।
एंड आपका सेम स्ट्रोमियम वहां पर भी था, तो यहाँ पर भी स्ट्रोमियम। समझ पा रहे हो? इस तरीके से आपको करने क्या है, फिगर को बना लेने हैं। समझ पा रहे हो? फिगर को बना लेना है और इसको समझ लेना इंपॉर्टेंट है। दीज आर द टीएस ऑफ म्यूचुअल मेथड, है ना। देखो आगे हम बढ़ जाए, आगे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो एंड्रोसियम के अंदर आपको पता है क्या बनता है, परागकण। ध्यान देना, क्या बनता है, परागकण। कुल मिलाकर के हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस। किसको पढ़ने वाले हैं, गैमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक जनन की प्रक्रिया किसमें देखने वाले हैं, मेल पार्ट में, यानी मेल पार्ट ऑफ फ्लावर देखने वाले हैं। तो गैमेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले कुछ बातें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जान ले, क्योंकि ये बात जो है आपके जीव में जनन वाले पार्ट में भी दी गई है, तो इसको यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखना, हम पढ़ते हैं टॉपिक इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन और इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम बेसिकली इसमें लैंगिक जनन की बात करेंगे। तो जब लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो लैंगिक जनन से होने वाली कुछ घटनाएं होती हैं। ध्यान से देख लो, लैंगिक जनन की होने वाली कुछ घटना होती है, उन घटना से जोड़ते हुए कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। ध्यान देना, हम क्या हमने बोला, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन से होने वाली घटनाएं, लैंगिक जनन से होने वाली परिघटनाएं, घटनाएं सिंपल सी बात है। लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी घटना होती है, लैंगिक जनन के दौरान 3 घटनाएं होती हैं, 3 घटनाएं सम्मिलित हैं। पहली घटना जो होती है इसको क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ध्यान से देखना, इसको क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट जो होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट। ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इसको कहा करते हैं। नेक्स्ट जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के नाम से पुकारते हैं। बात करते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। ध्यान देना, निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती है, ऐसी घटनाएं जो निषेचन के पहले होने वाली है। लैंगिक जनन से होने वाली वह घटना जो निषेचन के पहले, समझ पा रहे, अभी निषेचन नहीं हुआ है, अभी निषेचन के पहले। आपको पता है निषेचन भाई होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी जरूरत होती है, भैया जरूरत किसकी होती है, गैमेट की जरूरत होती है, युग्मक की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर के जब युग्मक की जरूरत होती है तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, उसमें युग्मक बनने की तैयारी होगी, हाँ या ना। तो कहने का मतलब जब युग्मक बनने की तैयारी होगी तो इसमें कह देते हैं कि गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। क्या कह देते हैं, हमने बताया जब युग्मक बनने की तैयारी होगी तो इसमें हम कह सकते हैं भैया गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस, हाँ या ना, गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस, यानी कि युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है इसमें देखी जाएगी, हाँ या ना। और युग्मक जनन बनने की प्रक्रिया भाई प्लांट में देखी जा रही है, तो प्लांट में युग्मक कौन कौन सा बन रहा है, मेल में युग्मक बनेगा, मेल गैमेट बनेगा, और फीमेल में फीमेल गैमेट बनेगा। और सेम चीज क्या इसमें होगा, सेम यही केस किस में होगा, ह्यूमन में भी होगा। समझ पा रहे हो, अगर वहां पर फीमेल फ्लावर होगा तो वहां पर क्या होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, और मेल फ्लावर के लिए मेल युग्मक यानी कि मेल गैमेट बनेगा, पोलन ग्रेन जिसको परागकण बोलते हैं, तो वहां के लिए क्या होगा, आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। क्या होगा डियर फ्रेंड, वहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ध्यान से देखो क्या प्रक्रिया हम इसमें पढ़ने वाले हैं फ्लावर में, एक तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसको एक एक करके हम अच्छे से यहाँ पे बना ले। क्या पढ़ने वाले हैं, एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं, दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ध्यान से देखना, हिंदी इसका देख लो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं इसको हम, लघु बीजाणु जनन। और इसको क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस को दीर्घ बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा कि युग्मक बनने की जो तैयारी होगी ये इसमें चल रही होगी, लेकिन जब युग्मक बन के तैयार हो जाएगा तो क्या होना रहेगा भैया, फर्टिलाइजेशन। तो इसमें हम दोनों युग्मक का, मेल और फीमेल युग्मक का क्या करा देंगे,
फर्टिलाइजेशन करा देंगे। अरे भैया मेल का क्या लेना है, मेल का लेना है आपको मेगा स्पोर, सॉरी माइक्रो स्पोर लेना है। मेल का क्या लेना है, माइक्रो स्पोर लेना है, यानी जिसको पोलन ग्रेन बोल रहे हैं, परागकण बोल रहे हैं। वो परागकण मेल में जब परिपक्व हो जाता है तो वहां से फूट करके कहाँ पर जाता है, एंथर भैया फूटने के बाद कहाँ पर जाता है, वर्तिकाग्र पर, यानी कि जिसको स्टिग्मा बोलते हैं। फीमेल पार्ट स्टिग्मा पर पहुंचता है। जब स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो वहां क्या कर रहा होता है भैया, जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है परागकण। मेल गैमेट अंकुरित करने के बाद फिर नीचे की तरफ अपना युग्मक छोड़ देता है, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो दोनों गैमेट जब हम बना के समझ लेंगे तब निषेचन समझेंगे, यानी कि वहां पर कौन सा इवेंट चलेगा, तब फर्टिलाइजेशन इवेंट चलेगा। समझ पा रहे हो, निषेचन प्रावस्था जिसको कह सकते हैं। जब निषेचन करवा लेंगे तो क्या करना है, निषेचन होने के बाद फिर उसमें हम ये देखेंगे किस तरीके से उसमें एम्ब्रियो का निर्माण होगा, किस तरीके से उसमें, समझ पा रहे, सीड बनेगा, बीज का निर्माण कैसे होगा, फल का निर्माण कैसे होगा, इवन हम ये भी समझने वाले हैं तो एंडोस्पर्म भी कैसे बनेगा, ये सब इसमें समझने वाले हैं। यानी निषेचन होने के बाद की कहानी हम समझने वाले हैं। तो इससे आप थोड़ा सा रूबरू हो जाइए, क्योंकि अब हम जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं, अभी तक जो भी हमने पढ़ा, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ रहे थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के कॉन्सेप्ट हम गैमेटोजेनेसिस सीखने वाले हैं, और गैमेटोजेनेसिस में हम मेल गैमेटोजेनेसिस को सीखने वाले हैं। बेसिकली हम बात करने वाले हैं, दीज आर दी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, हेडिंग बना लेना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसकी बात करने जा रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु। ध्यान से देखना, लघु बीजाणु जनन के नाम से इसको हम पुकारते हैं। अब देखो लघु बीजाणु जनन क्या होता है, सिंपल सी बात है, लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और लघु बीजाणु कहाँ बनता है, कहाँ बनता है भैया, माइक्रोस्पोर मदर सेल में लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या हो रहा है, लघु बीजाणु बन रहा है। देखो कैसे बन रहा है, यहाँ पे देखते हैं। जैसे यह क्या है आपका, दीज आर दी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, ये आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, डिवीजन हुआ करता है। और यह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है यहीं से स्टार्ट हो रही है। ध्यान से देखना, ये दो प्रक्रिया के दौरान होता है। इसमें दो प्रकार का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो देखा जाता है। दोनों यहीं के यहीं आपको हम समझा देते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार से देखी जाती है। पहला जो देखा जाता है साइमल्टेनियस टाइप, पहला जो होता है, ध्यान से देखना, पहला जो टाइप होता है, पहला हम सक्सेसिव टाइप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं डियर स्टूडेंट, सक्सेसिव टाइप। ध्यान से देखना, सक्सेसिव टाइप पहला हम लेके चलते हैं। और दूसरा जो होगा, ये दूसरा को क्या होगा, साइमल्टेनियस टाइप। ध्यान से देखना, साइमल्टेनियस टाइप हम ले रहे होंगे। यानी कि पहला क्या होगा, सक्सेसिव टाइप होगा, दूसरा क्या होगा, साइमल्टेनियस टाइप। सक्सेसिव टाइप को शायद हिंदी में कहते हैं क्रमागत, क्या कहते हैं, क्रमागत प्रकार। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं युगत, क्या कहते हैं, युगत प्रकार इसको हिंदी में कहते हैं। तो आपने क्या करना है, सक्सेसिव टाइप और साइमल्टेनियस टाइप दोनों टाइप को समझना है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी चीजें समान है, दोनों में कॉमन है। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी, जब यहाँ से डिवीजन करना स्टार्ट करेगी तो होगा क्या, पहली बार मियोसिस जब फर्स्ट होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जब होगी, आपको पता है जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक से दो केंद्रक बन रहे होते हैं। ध्यान देना, एक से दो न्यूक्लियस बन रहे होते हैं, यहाँ पर भी दोनों में सेम लेके चल रहे हैं। जैसे एक से कितना बनेगा, दो बनेगा, है ना। किसमें देख रहे हैं, सक्सेसिव टाइप में। पहला हम डिस्कस कर लेते हैं सक्सेसिव टाइप का। ध्यान देना, अब एक से दो बनता है
तो इसमें भी सेम वही चीज, साइमल्टेनियस टाइप में भी 1 से 2 आपका क्या बनता है, माइक्रोस्पोर, समझ पा रहे हैं, बन रहे होते हैं। इस तरीके से 2 माइक्रोस्पोर क्या होगा, बन रहा होगा। अब यहाँ से जब माइक्रोस्पोर बनता है तो कुछ समय पश्चात यहाँ पर बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन देखा जाता है। इस तरीके से क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। आगे चल करके जैसे ही दूसरी प्रावस्था कंप्लीट होती है, यहाँ पर आगे का नज़ारा आपको दिखाएं तो जैसे ही दूसरी प्रोसेस कंप्लीट होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, पूरा का पूरा बन जाएगा। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से ये पूरा अंदर की तरफ, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जब पूरा ऐसे बन जाएगा, बनने के बाद अब क्या होगा, हमने बताया कि ये एक केंद्रक यहाँ पर है और दूसरा केंद्रक यहाँ पर है, ये एक केंद्रक है और दूसरा केंद्रक यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या होता है, दूसरी बार मियोसिस होता है, ध्यान देना, मियोसिस सेकंड हो रहा है। यहाँ पर भी सेम वही चीज, इसको हम बीच में लिखें ताकि दोनों आपके समझ पाए। यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस दूसरी बार हुआ है। जैसे ही मियोसिस दूसरी बार होगा तो 2 से 4 बन जाएगा, हाँ या ना, तो 2 से 4 बना दो। इस तरीके से 2 से कितना बन गया, 4 बन गया। एक इससे बना और एक इससे बना, एक इससे बना, एक इससे बना, तो इसमें भी क्या होगा, 2 ऊपर हो जाएंगे और 2 ठो नीचे हो जाएंगे, है ना। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ये पूरा बन जाएगी। पहले सिंपल सा थोड़ा सा था और ये पूरा बन जाएगा। और पहली बार जो मियोसिस हुआ था तो ये यहाँ पर हुआ था, है ना। ये मियोसिस कहाँ पे हुआ था, यहाँ पर हुआ था। मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर हुआ था और सेकंड कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना। 2 बनने के बाद आगे का कहानी देखने वाले हैं। इस तरीके से 4 बन जाएंगे। 4 बनने के बाद अब क्या होगा, फिर से ध्यान से देखना, फिर से क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन देखा जाता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अब ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ बन रहा होगा। ध्यान से देखना, आगे का कुछ नज़ारा इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरीके से क्या होगा, पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन के तैयार हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आपका इस तरीके से 4 क्या दिखाई देंगे, लघु बीजाणु दिखाई दे रहे हैं, माइक्रोस्पोर दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर दी टेट्राड माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। यानी कि चतुष्क लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा होता है। इस टाइप को हम सक्सेसिव टाइप कहते हैं। इसमें क्या है कि जो माइक्रोस्पोर है ये आइसोबाइलेटरल में अरेंज है। ध्यान देना, आइसोबाइलेटरल मतलब अपने कॉर्नर पर इस तरीके से ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, उसी में पड़े होते हैं। लेकिन अगर साइमल्टेनियस टाइप में बात करें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे ही मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड के बाद अगली कहानी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होते हैं ये टेट्राहाइड्रल में अरेंज होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेट्राहाइड्रल मतलब चतुष्फलकीय में अरेंज होते हैं। जैसे इस तरीके से इसका जो हो रहा होता है एम्ब्रियो, कुछ इस प्रकार से, मतलब कि एम्ब्रियो तो नहीं कर सकते, यानी कि माइक्रोस्पोर जो होता है कुछ इस प्रकार से अरेंज होता हुआ मिलेगा। ध्यान से देखना कैसा अरेंज होता हुआ मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, एक यहाँ पर माइक्रोस्पोर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक बीच में, है ना। और यहाँ पे जो मार्जिन बनेगी, मार्जिन कुछ इस प्रकार से क्या हो रही होगी, फॉर्म हो रही होगी। मार्जिन कुछ इस प्रकार से क्या फॉर्म्ड हो रही होगी, है ना। सिंपल सा आगे चल करके ये क्या होगा, इस तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाएगा। कंप्लीट स्ट्रक्चर मतलब कुछ इस प्रकार से सेम ऐसा ही आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, जो न्यूक्लियस है यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने के बाद ये किस क्रम में अरेंज है, ये चतुष्फलकीय, जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, उस तरीके से ये आपस में जो माइक्रोस्पोर है अरेंज्ड होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये क्या है, माइक्रोस्पोर दिखाई दे रहे होते हैं।
और ये जो भी माइक्रोस्पोर होते हैं ये टेट्राहेड्रल, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, क्या हमने बताया, टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज्ड होते हैं। पूछा जाता है कैसे अरेंज्ड होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कैसे अरेंज होते हैं, तो टेट्राहेड्रल में। लेकिन ये कैसा अरेंज होता है, तो इसको बताएंगे आइसोबाइलेटरल में। आइसोबाइलेटरल में क्या होता है, अरेंज्ड होता है। उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन बट इतना जानते रहो कि इसमें हो क्या रहा है। सिंपल सी बात है, आपके चतुष्क लघुभुजाणु बन रहे हैं, 4 लघुभुजाणु, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर इसमें भी बने, 4 यहाँ पर भी बने। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर भी माइक्रोस्पोर मदरसल है, यहाँ पर भी माइक्रोस्पोर मदरसल, दोनों में मियोसिस पहली बार यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ पर भी साइमल्टेनियस टाइप में भी, यहाँ पे 1 से 2 बना तो यहाँ पर भी 1 से 2 बना। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ, इसको लिख लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में बन रही है। ये डायग्राम आप बना लेंगे, अगर नहीं बनाना समझ पा रहे हो, ये डायग्राम आप भी साथ के साथ बना लो, इंपॉर्टेंट है, छपने वाला प्रश्न है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से बन जाया करेगा, और यहाँ पर मियोसिस सेकेंड होगा तो 2 से 4 बन जाएंगे, यहाँ पर भी 4 बन जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल वे में क्या हो रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे चल कर के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा बन जाएगा, तो टेट्राड माइक्रोस्पोर जो होंगे दिखाई देने लगेंगे, और यहाँ पर भी दिखाई देने लगेंगे। अंतर थोड़ा सा है कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल में अरेंज होंगे, और यहाँ पर आइसोबाइलेटरल मैनर में क्या होंगे डियर स्टूडेंट, अरेंज्ड हुआ करते हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा। तो आपने करना क्या है, यानी कि आपने करना क्या है, इसको बना लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करना है, आपको बना के चलना है। देयर आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, इसको क्या करना है, आपको ड्रा कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अब क्या है, अब जैसे ही आप इसको बना लेते हैं, अब आगे की कहानी हम थोड़ा सा बात करते हैं। पूछा जाता है आपका, इसी के आगे का टॉपिक भी है टीएसआर मेच्योर, हमने पोलन साइक तो बात कर लिया। अगला जो मेच्योरिटी ऑफ पोलन ग्रेन, ध्यान देना, अगला जो टॉपिक पूछा जाता है मेच्योरिटी, ध्यान देना, मेच्योरिटी ऑफ पोलन, मेच्योरिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, हाँ या ना, मेच्योरिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, परागकण किस तरीके से परिपक्व होता है, और परिपक्व होने के बाद उसमें संरचना कैसे दिखाई देती है। ध्यान देना, परागकण का परिपक्वन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परागकण का परिपक्वन। परागकण कैसे परिपक्व होता है, एकदम सिंपल सी कहानी, साधारण सी कहानी, ध्यान से देखो। स्ट्रक्चर भी कभी कभी बनाने के लिए पेपर में पूछता है, परागकण का फिगर बनाने के लिए, तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से क्या करना है, आपने फिगर को ड्रा करने हैं। बाहर की तरफ अगर हम मेच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाएं, तो सबसे अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन का नाम जो होता है, इसको क्या कहते हैं, एंटाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम एंटाइन के नाम से जाना करते हैं। नेक्स्ट जो होता है, सबसे बाह्य परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्साइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, इसको हम एक्साइन के नाम से जाना करते हैं। समझ पाए, यानी कि जो रेड कलर से हमने बनाया है बाहर की तरफ, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्साइन बोल रहे हैं, बाह्य परत कह सकते हो। एंटाइन मतलब आंतरिक भित्ति यानी कि होती है उसकी। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, बीचों बीच कुछ इस प्रकार से क्या होता है, अपना न्यूक्लियस होता है, यानी कि क्या होता है, इसको हम इधर लिख दें, ये क्या होता है अपना न्यूक्लियस, यानी कि जिसको क्या बोल रहे हैं, केंद्रक, यानी कि क्या होता है डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस हुआ करता है। क्या हुआ करता है, न्यूक्लियस, हाँ या ना, क्या हुआ करता है, न्यूक्लियस केंद्रक। अब ये जो न्यूक्लियस है, इसमें हमने बीच बीच में क्या बनाया है, गैप्ड बनाया है। ध्यान से देखना, यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर पोर जिसको कह सकते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब छिद्र जिसको कहते हैं। जो पोर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम डियर स्टूडेंट लिख लेना,
दीज आर दी जर्म पोर, इसको क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। इन्हीं पोर के जरिए के द्वारा क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है, परागकण होता है, वो जर्मिनेट हो रहा होता है, अंकुरित हो रहा होता है। किसके माध्यम से, इस पोर के माध्यम से, इसको हम जर्म पोर बोल रहे हैं। आगे जब ये मेच्योर होगा, अभी तो अनमेच्योर है, लेकिन जब मेच्योर होगा तो सिंपल सा दिखाई देगा कि इसके अलावा इसमें एक स्ट्रक्चर और है, ध्यान से देखो। अभी हमने वो भी नहीं बनाया है तो इसमें हमने बना देते हैं। इसमें ये जो दिखाई दे रहा होता है इस तरीके से, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म होता है इसका, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, इस तरीके से काफी सारा साइटोप्लाज्म दिखाई देता है ना। देखो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य ना, साइटोप्लाज्म। जब ये मेच्योर होता है, जब ये मेच्योरिटी पर जाता है, जब ये परिपक्व अवस्था पर जाता है, तो सेम यही चीज अंदर की तरफ इंटाइन होता है और बाहर की तरफ क्या होता है, इस तरीके से एक्साइन हुआ करता है। इसमें खास बात क्या होती है, जब ये मेच्योर होता है तो आपका यहाँ पर जो आपका साइटोप्लाज्म होता है ये बदल जाता है किसमें, ये निर्माण करता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस का। ध्यान देना, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये किसका निर्माण करता है, वेजिटेटिव, हाँ या ना, वेजिटेटिव न्यूक्लियस का निर्माण करता है, यानी कि कायिक केंद्रक का निर्माण करता है। और बाकी जो न्यूक्लियस है ये नीचे की तरफ इस तरीके से हमको दूसरे कलर से इसको बनाना है। यहाँ पर ये अपना क्या है, न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियस जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, किस नाम से, जिसको हम जनरेटिव, ध्यान से देखेंगे, इसको हम जनरेटिव न्यूक्लियस के नाम से जाना करते हैं। जनरेटिव मतलब कि समझ पा रहे हैं, जनरेटिव मतलब कि समझ पा रहे हैं, यानी कि युग्मक केंद्रक जिसको हम कह सकते हैं, इसको ध्यान से देखना। इसके अलावा इसमें भी सेम वही चीज जैसे हमने बनाया था, बाहर की तरफ क्या होता है, एक्साइन होता है, बाहर की तरफ एक्साइन होता है और अंदर की तरफ क्या होता है, एंटाइन होता है, हाँ या ना। और अंदर की तरफ यहाँ पर जो पोर दिखाई दे रहा है, ये जो पोर दिखाई दे रहा है, इस पोर को हम क्या बोलते हैं, इस पोर को बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं जी, जर्म पोर बोलते हैं। सिंपल सा, जब ये मेच्योर हुआ है, मेच्योर होने के बाद क्या दिखाई दे रहा है, मेच्योर होने के बाद हमको क्या हो रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस में बदला और जो आपका क्या है, जो आपका न्यूक्लियस है वो जनरेटिव न्यूक्लियस में बदल जाता है। इस तरीके से हमारा एक मेच्योर पोलन ग्रेन का संरचना, यानी कि मेच्योर पोलन ग्रेन क्या हो रहा है, बन रहा होता है। इसमें 2 क्वेश्चन अगर पूछे परिपक्व पराग कण कैसे बनता है तो आपको बना देना है, और अगर पूछे परिपक्व पराग की संरचना, उसका चित्र बनाने के लिए, तब भी ये बना देना है। ध्यान से देखना। इसके अलावा अगर परागकोश का अंकुरण पूछे, अंकुरण भी करके इसको दिखा देना। जब ये अंकुरण करता है, जब ये जर्मिनेट होता है तो कैसा दिखाई देता है भैया, सिंपल सी बात है, ये अंदर का स्ट्रक्चर है, क्या है, अंदर का, यानी कि एंटाइन वाला मेम्ब्रेन, ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इस तरीके से ये अंकुरित होने के बाद दिखाई दे रहा होता है। और इसके अलावा जब ये अंकुरित होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका नाम हो जाता है पोलन ट्यूब। इसका नाम क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, पोलन ट्यूब। बाहर की तरफ वाला परत बना दो। बाहर की तरफ वाला परत क्या है, हमने बताया था, क्या है, आपको पता है, एक्साइन है, अंदर एंटाइन है, और वही एंटाइन लेयर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसका निर्माण कर रहा है, पोलन ट्यूब का निर्माण कर रहा है, पोलन ट्यूब का निर्माण कर रहा है, पराग नलिका बना ले रहा है। और इसी पराग नलिका से होकर के क्या जाता है, इसी पराग नलिका के माध्यम से जो हमारे केंद्रक होते हैं वो जाकर के गुजरते हैं, इसी पराग नलिका के द्वारा जाकर जा रहे होते हैं। समझ पा रहे हो। एक होता है आपका, एक होता है क्या, एक होता है वेजिटेटिव, क्या होता है, एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा होता है जनरेटिव। ध्यान से देखना, जनरेटिव न्यूक्लियस हुआ करता है। जनरेटिव न्यूक्लियस यानी कि युग्मक केंद्रक होता है। होता क्या है, जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता जाता है, पोलन ट्यूब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है,
और ये पोलन ट्यूब कहाँ पर जर्मिनेट हो रहा है? स्टिग्मा पर। ध्यान देना, स्टिग्मा पर पहुंच करके जर्मिनेट करता है और स्टिग्मा से होते हुए पोलन ट्यूब के अंदर लेके जाता है। अभी आगे देखेंगे भी। अब अंदर लेके जाएगा तो रास्ते में जो वेजिटेटिव केंद्रक होता है ये अपना दम तोड़ देता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस मर जाता है, बचता केवल क्या है? जनरेटिव न्यूक्लियस बचता है। और वही जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो आगे चल करके मियोसिस डिवीजन करके 1 से 2 केंद्रक में तब्दील होता है, यानी कि मियोसिस करता है, अर्धसूत्री विभाजन करता है, जिससे 1 से 2 केंद्रक बनते हैं। और एक केंद्रक किसके साथ संलयन होता है? अंडकोश के साथ। और दूसरा केंद्रक किसके साथ संलयन होता है? ध्रुवीय केंद्रक के साथ। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। पेपर में छपेगा, उसको हम आगे बताने वाले हैं। तो इसको आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। यहाँ से प्रश्न हमने बताया 3 प्रश्न बन सकता है, या 2 परागकण कैसे परिपक्व होता है हमने बता दिया, या तो क्या पूछ सकता है आपका परागकण परिपक्व होने के बाद संरचना कैसा है हमने इसको बताया, या तो पूछ सकता है परागकण अंकुरण की प्रवस्था कैसा होता है हमने इसको यहाँ पर बताया। तो सिंपल सा आपको सारा चीज समझ करके चलना है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं देयर आर दी फीमेल फ्लावर के बारे में बात करने आ रहे हैं, फीमेल पार्ट के बारे में। यानी कि अभी भी हमारी कहानी कौन सी चल रही है? अभी हम पढ़ रहे हैं आपको अपना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यानी कि मेल गैमेटोफाइट को, एंड्रोसियम को काफी अच्छे से तह तक पूरा समझ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं, इसमें ध्यान से देखना। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपना किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है डियर स्टूडेंट, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुल मिला के जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक नॉन स्टॉप लेक्चर चलता रहेगा। इसको चाहे मैराथन बोलो चाहे महामैराथन बोलो, क्योंकि हमने क्या करा सोचा था, हमने एक चीज सोच के रखा था डियर स्टूडेंट कि आपका जो क्लास है यानी कि बहुत पहले ही लगाने के लिए हमने शेड्यूल करा था, लेकिन हमारा फोन ठीक से साथ नहीं दे पा रहा था। ध्यान से देखना, नहीं तो आपका लेक्चर पूरा कंप्लीट मिल जाता बहुत सारा। हमने पूरा एक महामैराथन क्लास रखने का प्रयास किया था, बट फोन नहीं साथ दे रहा था। तो जब तक साथ दे रहा है अभी तब तक चलते रहते हैं, क्योंकि वहां पर हमने सोचा था पूरी बायोलॉजी को लेकर के एक ही क्लास में। तो एक क्लास में पूरी बायोलॉजी जो है अगर हम चाहें तो हो जाएगा, लेकिन वहां पर कुछ ही टॉपिक हो पाएंगे, बाकी बहुत सारे टॉपिक रह जाएंगे। क्योंकि इस पार्ट से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हो, इसको काफी बच्चे इग्नोर करते हैं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कम आता है। जब भी बच्चा किताब लेता है कक्षा 12 का, केवल उसको जनन वाला दिखाई देता है, वो भी मानव जनन खोलता है, ज्यादातर उसका इंटरेस्ट मानव जनन में जाता है। तो मानव जनन वाला खोल खोल के देखता है, उसका फिगर उगर उसको अच्छा लगता है, उसमें उसी को पढ़ने में व्यस्त रहता है। लेकिन इधर जब फ्लावर की बात आती है तो इसको चकराता है, गोल गोल घूमता रहता है। लेकिन ये लेक्चर देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो ना? इसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट बनाओ भैया, जैसे मेल में इंटरेस्ट बनाते हो भैया उसमें भी इंटरेस्ट, क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो बाकी स्टूडेंट से आप लीड ले सकते हैं इस चैप्टर को बढ़िया से तैयार करके। देखो हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? एंड्रोसियम के ऊपर। ध्यान देना, बात करने वाले किसमें? एंड्रोसियम के ऊपर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम। ध्यान देना, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान देना, फीमेल गैमेटोफाइट। कुल मिलाकर की कहानी किसके ऊपर चलने वाली है? जो हमारी कहानी चलने वाली है वो एंड्रोसियम तो हो गया है, दीज आर दी गाइनोसियम। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, गाइनोसियम के बारे में हम डियर स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना गाइनोसियम के बारे में। तो देखते हैं, आपको पता है गाइनोसियम में क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, आप इसको फिगर के तौर पर समझ लो फटाक से। हमने वहां पर बनाया भी था, तो इस तरीके से फिर एक बार बनाते हैं, क्योंकि हमने बताया था शुरू में भी इसका बार बार जिक्र होगा, बार बार जिक्र किया जाएगा। तो आपने क्या करना है, सुंदर से फिगर बनाना है। ध्यान देना, इस तरीके से आपने फीमेल पार्ट को क्या करना है, ड्रा करना है। पेडिसिल हो गया इस तरीके से, क्या हो गया, इसका नाम शायद पहले नहीं लिखते क्या, लिख लेना, इसका नाम है पेडिसिल। क्या नाम है?
पेडिसिल नाम है ना। इसके अलावा यहाँ पर ये क्या है, स्टिग्मा है और ये क्या है, स्टाइल है। ये क्या है, अंदर की तरफ इस तरीके से अगर बनाए तो ओवरी है ना। थोड़ा इसको हम बड़ा करके बनाए क्योंकि इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखेंगे। ये कुछ इस प्रकार से, और इसमें इस तरीके से क्या करना है, आपने बना देना है एम्ब्रियो सैक को, है ना। और यहाँ पर आपने करना क्या है कि ऊपर की तरफ 3 केंद्रक जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, नोट कर लो। एंटीपोडल सेल कैसे बनता है सब बात करेंगे अभी। एंटीपोडल सेल, बस कहानी सुनते जाओ, बस कहानी क्या करो, सुनते जाओ। ये 2 केंद्रक आपस में बीच में संलयन कर जाते हैं, इसको ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, बगल बगल कुछ इस प्रकार से सिनर्जिड सेल, हाँ या ना, सहायक कोशिकाएं होती हैं जिसको क्या कहते हैं, सिनर्जिड सेल कहते हैं। सिनर्जिड सेल के नाम से हिंदी में कहते हैं सहायक कोशिका। क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। और बीच में जो होता है कुछ इस प्रकार से अंड कोशिका होता है, यानी कि एग सेल जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, एग सेल, है ना, एग CELL, एग सेल, है ना, एग सेल, अंड कोशिका। इस तरीके से क्या है, दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि फीमेल फ्लावर यानी गाइनोसियम का इस तरीके से हमने क्या जाना, कंप्लीट स्ट्रक्चर जाना, हाँ या ना। क्या दिखाई दिया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, है ना। इसको पूरे को भाग को बोलते हैं ओवरी बोलते हैं, अंडाशय, एंड अंदर की तरफ क्या होता है, ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, ओव्यूल्स होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। फिर से देख लो, हमने क्या बताया कि स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, देन ओव्यूल हुआ करता है। दीज आर दी कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अलावा जो ओव्यूल होता है, जो बीजांड होता है, हमने बीजांड को काफी डिटेल में बनाकर देखा कि बीजांड में 8 केंद्रक पाए जा रहे हैं। जो 8 केंद्रक हैं इसमें से 3 केंद्रक ऊपर की तरफ होता है जिसका नाम एंटीपोडल सेल है। इसके अलावा 2 केंद्रक बीच में होता है इसका नाम पोलर न्यूक्लियाई है। 2 बगल बगल होता है नीचे की तरफ जिसका नाम सिनर्जिड सेल है। और इसके अलावा बीच में जिसको सहारा प्रदान करता है जिस केंद्रक को, सिनर्जिड सेल जो बीच में होता है उसका नाम अंड कोशिका यानी कि एग सेल के नाम से जानते करते हैं। इस नाम से एग सेल के नाम से जान रहे हैं। इस तरीके से क्या है, हमने बनाया कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। आई होप आपने भी ड्रा कर लिया होगा। आगे हम इस सारी कहानी को समझने वाले हैं, इसके अंदर की हम कहानी जानने वाले हैं। हमको कहानी पता कैसे लगेगी भैया, कहानी हमको पता लगेगी कैसे, हमको जब हम उसका पढ़ लेंगे क्या, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में, तो हमको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पूछा जा सकता है, सिंपल सी बात है। तो आप इस तरीके से फिगर बना देंगे। और अगर फीमेल गैमेटोफाइट को पूछने के बाद आपको दीर्घ बीजाणु जनन से क्वेश्चन आए, यानी कि किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट में जो मेगा स्पोर है यानी दीर्घ बीजाणु है बनता कैसे है, तो उसको भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आइए हम हेडिंग बना लेते हैं छपने वाला क्वेश्चन। ध्यान देना, ये भी छप सकता है पेपर में। दीज आर दी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया है, अगला मेगा स्पोरोजेनेसिस। ध्यान देना, मेगा स्पोरोजेनेसिस हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। मेगा स्पोरोजेनेसिस जिसको हिंदी में कहते हैं दीर्घ बीजाणु जनन, क्या कहते हैं, दीर्घ बीजाणु जनन के नाम से
पुकारा करते हैं। ध्यान देना, कुछ चीज़ों का हिंदी हम नहीं बता पा रहे हैं तो आप उसको बुक में देख लेना है फटाफट, क्योंकि डीएसएन इतना टाइम भी नहीं है, फटाफट करना है तो आपको बुक में भी देख लेना है। ध्यान दे देना, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपका इंग्लिश ही काम आएगा। तो इसको सीबीएसई बोर्ड वाले भी बच्चे अच्छे से लेक्चर को देख सकते हैं, तो देख लो। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई वाले के लिए बोला यूपी बोर्ड वाले देखना ही बंद कर दे। अरे भैया, आपके लिए भी कारागार है। केवल हिंदी समझ पा रहे हो, आगे कहाँ लेके जाओगे? इंग्लिश पढ़ोगे तो आगे पूरा का पूरा चीजें आपको क्लियर होगा, क्योंकि आगे सब आपको इंग्लिश में मिलने वाला है। देखो, तो बात करने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। पता लगा हिंदी का गाना गाने लगो, हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल है ना, दोनों लैंग्वेज में है। देखो, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, जैसे हम लघु बीजाणु जनन पढ़ रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। सेम वैसे डिफिनेशन क्या होगा, दीर्घ बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हमेशा? दीर्घ बीजाणु जनन कहाँ करेंगे, क्या करेंगे? दीर्घ बीजाणु जनन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। कैसे बनता है मेगास्पोर, फॉर्मेशन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो यहाँ से कहानी शुरू होती है कि बहुत सारी क्या होती हैं, आर्कीपोरियल सेल होती है। इस तरीके से क्या होती हैं, आर्कीपोरियल क्या होती हैं, सेल हुआ करती हैं। और सारी की सारी कहानी जो शुरू होती है इसी आर्कीपोरियल सेल से शुरू होती है। एकदम बेसिक से आपको बताने वाले हैं। आपने करना क्या है, जितना भी फिगर है आपको इसको अच्छे से क्या करना है, समझते चलना है। ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने क्या बताया कि आर्कीपोरियल क्या होती हैं, सेल होती हैं। दीज आर दी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। समझ पा रहे हैं? इन सेल में क्या होती है, डिवीजन की क्षमता काफी तगड़ा होती है। जिसमें जो आर्कीपोरियल सेल होती है इसमें आपका बीच में क्या होता है, एक मेगा स्पोर होता है। और ये मेगा स्पोर क्या करता है, आगे चल करके डिवीजन करता जाता है, यानी मियोसिस डिवीजन की प्रक्रिया करता है। यहाँ से आगे चल करके डिवीजन करता जाता है और एक से कितना बनाता है, जब मियोसिस पहली बार करता है एक से कितना बनता है आपको पता है? एक से कितना बनता है, केंद्रक, 2 केंद्रक बनता है। फिर से मियोसिस होगा, 2 से कितना बनेगा, 2 से कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो फिर से मियोसिस होगा, 4 से कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। हाँ या ना, कितना बन जाएगा डियर स्टूडेंट, 8 बन जाएगा ना, 8 बन जाएगा। 3 2 5 2 7 और 1 8, इस तरीके से 8 बन जाएगा। और 8 बनने के बाद आगे क्या होगा, इसमें से 7 क्या हो जाएंगे, बेचारे मर जाएंगे, 7 अपना दम तोड़ दे देंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। समझ पा रहे हो? तो जिसकी वजह से 7 केंद्रक यानी कि खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 and 4 and 5 and 6 and 7। इस तरीके से क्या है कि 7 न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, डिजनरेट कर रहे हैं, यानी कि डिजनरेटेड न्यूक्लियस, यानी कि जो केंद्रक हैं वो डिजनरेट कर जा रहे हैं। और बचता केवल कितना है, एक केंद्रक बचता है। सोचो, एक केंद्रक बचता है और इसी एक केंद्र को क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर। क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर के नाम से जानते हैं। और यही फंक्शनल मेगा स्पोर आगे चल करके कहानी को शुरू करता है। इसी से हमारी कहानी शुरू होती है। और ये क्या करता है, इस तरीके से 1 से 2 केंद्रक बनाता है। जब पहली बार मियोसिस करता है तो 1 से 2 मेगा स्पोर सेल बनाता है। इस तरीके से 1 से 2 मेगा स्पोर सेल बन जाता है। और आगे चल करके फिर से मियोसिस होगा तो 2 से कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखो। इसको हम काफी खूबसूरत करके बनाए ताकि आपको समझ में आए। तो 2 से कितना बनेगा, फिर से मियोसिस होगा तो 4 बन जाएगा। लेकिन फिर मियोसिस होगा तो 4 से कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। कितना बन जाएगा डियर स्टूडेंट, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बना, 8 इस तरीके से बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ या ना।
इस तरीके से क्या है कि आपका 8 न्यूक्लियस बन जाएगा। जब 8 केंद्रक बना, कैसे बना फिर से देखो, हमने क्या बताया, मेगास्पोर मदर सेल फंक्शनल होकर के क्या कर रही है, डिवीजन कर रही है। कौन सा डिवीजन, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट पहली बार हुआ तो 2 बना, दूसरी बार हुआ 4 बना, फिर तीसरी बार हुआ तो कितना बना, मियोसिस तीसरी बार हो रहा है तो 8 बन रहा है। और आगे चल करके ये क्या हो जाता है, दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ, क्या कहलाता है, समझ पा रहे हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसाइक में तब्दील हो जाता है। इस कैसे, आखिर थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम देखें तो इसमें होता क्या है कि जो आठों के आठों केंद्रक है, समझ पा रहे हो, इसमें क्या है, इस तरीके से स्कैटर्ड हुए हैं, मतलब छितराहन बांटे, मतलब देख रहे हो ना, आपस में इस तरीके से फैले हुए हैं। लेकिन ये क्या होंगे, एक व्यवस्थित क्रम में अरेंज होंगे, मतलब कि ये क्या होंगे भैया, एक व्यवस्थित क्रम में आके अरेंज होंगे। इस तरीके से क्या है, एक एम्ब्रियोसाइक है ना, बीजांड है। अब इस बीजांड के अंदर, इसके अंदर जो भी मेगास्पोर है, ये कैसे अरेंज होंगे, आखिर कैसे अरेंज होंगे, होता क्या है कि 3 ऊपर की तरफ चला जाते हैं और 2 बीच में आके संलयन कर लेते हैं और 2 नीचे की तरफ और एक बीच में अटक जाता है। ध्यान से देखो, हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि 3 ऊपर की तरफ इस तरीके से होता है, देख लेना, 3 ऊपर की तरफ होता है। अब तीनों जो ऊपर की तरफ होता है, इसको हम क्या कह रहे हैं, एंटीपोडल सेल। क्या कह रहे हैं, एंटीपोडल सेल के नाम से जान रहे हैं ना। इसके अलावा क्या होता है कि 2 केंद्रक बीच में आकर के इस तरीके से क्या कर रहे होते हैं, संलयन कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा इसको बनाते हैं, ये 2 केंद्रक बीच में आके क्या करते हैं, इस तरीके से आकर संलयन कर लेते हैं। इस तरीके से आप क्या कर लेते हैं, संलयन कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और क्या होता है कि यहाँ पर इस तरीके से 2 केंद्रक बगल बगल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड सेल। किस नाम से जानते हैं डियर, सिनर्जिड सेल से नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, बीच में इस तरीके से क्या होता है, एक अंड कोशिका यानी कि एग सेल होता है ना। अब यहाँ पर आपको बताएं, जो ध्रुवीय केंद्रक है, जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये कैसा है, 2 गुणित है, 2n है। और जो अंड कोशिका यानी कि एग सेल है, ये अगुणित है, यानी कि इसमें गुणसूत्र संख्या n है। क्यों ऐसा है, क्योंकि 2 केंद्रक आपस में आकर पहले से ही क्या कर जा रहे हैं, फिजियन कर जा रहे हैं, पहले से ही 2 केंद्रक का संलयन हो जा रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 2n हो जाता है और यहाँ पर n ही रहता है। बाकी सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल इस तरीके से अरेंज होता है। और यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, धागे नुमा स्ट्रक्चर में कुछ पाया जा रहा होता है, जिसको हम फिलीफॉर्म अपरेटस के नाम से जानते हैं। लिख लेना, इसको क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस कहा करते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस के नाम से पुकारते हैं। तो आप इसको बना लेंगे, दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसाइक। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर एक एम्ब्रियोसाइक बन गया, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसाइक। लिख लेना, पूछा जा सकता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसाइक। समझ, और भ्रूण पोष की संरचना पूछा जाएगा तो आपने फिगर बना देना है। अभी हमने भैया जो पहले फिगर बनाया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में, हमने क्या देखा था, इस तरीके से अंदर की तरफ हमने जो दिखाया था, तो उसको हमने कंप्लीटली यहाँ पर बना के दिखाया। आखिर बना कैसे, फिर से एक बार कहानी शुरू करेंगे। हमने जाना कि मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि जो दीर्घ बीजाणु जनन की प्रक्रिया है, उसके दौरान क्या बनता है, 8 मेगास्पोर बनता है। That is the 8 megaspore to form, which is the process of megasporogenesis, यानी कि दीर्घ बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा 8 क्या बन रहे हैं, 8 क्या बन रहे हैं, मेगा स्पोर बन रहे हैं। कैसे बन रहा है, यहाँ पर आर्कीस्पोरियल सेल, यहाँ पर इनका नाम क्या है, दीदार दी आर्कीस्पोरियल
आर्की स्पोरियल सेल क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रही हैं। और यहाँ पे जो मेगा स्पोर सेल है इस तरीके से जो मेगा स्पोर सेल है डिवीजन कर रहा है, 1 से 2 बना रहा है, 2 से 4 बना रहा है, 4 से कितना बना रहा है, 8 बना रहा है। जब ये 4 से 8 बना रहा है फिर आगे चलने के बाद आगे चल करके जैसे ही 4 से 8 बनाया फिर क्या हुआ कि 7 केंद्रक यानी कि 7 न्यूक्लियस क्या कर जा रहे हैं, डीजनरेट कर जा रहे हैं। 7 केंद्रक बेचारे अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, पोषण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से 7 केंद्रक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बचता केवल एक केंद्रक है जिसको हम फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं। वही एक केंद्रक मियोसिस की प्रक्रिया करता है जिसकी वजह से 1 से 2 बनाता है, फिर मियोसिस होता है, 4 बनता है, फिर मियोसिस होता है, 4 से 8 बनता है। और 8 केंद्रक जैसे ही बन जाता है तो इसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चर आप क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसाइक, यानी कि एम्ब्रियोसाइक रूढ़ कोश का एक कंप्लीट संरचना बन जाता है। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि जो बना 8 केंद्रक, इसमें हुआ क्या कि 3 केंद्रक ऊपर की तरफ चले गए खटाक से। जैसे 3 ऊपर गए तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख को इसका हिंदी में बोल रहे हैं। और 2 केंद्रक आपस में आके, समझ पा रहे हैं, 2 केंद्रक आपस में आके संलयन कर रहे हैं जिसको हम ध्रुवी केंद्रक बोल रहे हैं। और 2 केंद्रक नीचे की तरफ इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, अंडकोशिका को पकड़ के रख रहे हैं कि अंडकोशिका भागने ना पाए। कौन पकड़ के रखता है, कौन सपोर्ट कर रहा होता है, सहायक कोशिका, जैसा कि उसके नाम से क्लियर है, सिनर्जिड सेल एक सेल को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हाँ या ना। एक बात यहाँ पर आपको हम अभी से बता दे रहे हैं, जब आप डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया समझेंगे या फर्टिलाइजेशन जब भी आप समझेंगे तो होगा क्या कि जो एंटीपोडल सेल होगी, ध्यान से देखना, जो एंटीपोडल सेल होती है ये क्या कर जाती है, खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, इनका कुछ काम नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन में कौन भाग लेते हैं, तो फर्टिलाइजेशन में ध्रुवी केंद्रक भाग लेते हैं और हमारा अंडकोशिका भाग लेता है। बाकी ये जो एंटीपोडल सेल है, सिनर्जिड सेल है, समझ पा रहे हो, ये खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और डिस्ट्रॉय होकर के क्या करती है, खाना देने का काम करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। किसको न्यूट्रिशन देती है, भाई डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड सीड, समझ पा रहे हैं, बीज के बनने के लिए जो खाना देने का काम कर रहा होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद भाई उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, तो उसका न्यूट्रिशन कौन दे रहा होता है, एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल से ले लेते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में एंडोस्पर्म भी देता है। कैसे देता है, कैसे देता है, किस लिए देता है, अब सारा का सारा चीज हम समझने वाले हैं, तो इतना आप बना लेना, ध्यान से देखो। तो आई होप आपने इसका समझ लिया होगा और इसको बना लिया होगा। आगे हम समझने वाले हैं, आगे हम इसमें क्या देखने वाले हैं, ध्यान से देखना। इसमें जो अभी हमने बताया इसका प्रश्न कैसे छप सकता है, इसमें प्रश्न छप सकता है कि दीर्घ बीजाणु जनन क्या होता है, दीर्घ बीजाणु जनन से क्या समझते हैं, समझ पा रहे हो, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। या तो प्रश्न आपका सिंपल से पूछा जा सकता है कि भ्रूण कोश की संरचना क्या होती है, उस पर पूछा जा सकता है। या बीजांड की संरचना पूछा जा सकता है, तो बीजांड की संरचना आइए आपको देख ले, बीजांड की संरचना किस तरीके से बनाएंगे, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट फिगर में से एक है, या ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आपको बताने जाने वाले हैं, पेपर में छपने वाला फिगर है। ध्यान से देखना, इस चैप्टर से जो भी संभावित प्रश्न होंगे इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ना कि छोड़ के चले जाओ। अगर हम आपके लिए अभी तक बने हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए जाइए। ध्यान से देखो, समझ पा रहे हो, कुछ लोग उब जाते हैं तो भैया उबो मत, समझ पा रहे हो, थोड़ा सा पढ़ने में हो सकता है आपको दर्द, लेकिन यही दर्द आगे आपको क्या करेगा, समझ पा रहे हो। देखो इस तरीके से क्या करना है, आपको बना लेना है। और यहाँ पर आपने क्या होता है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, ध्यान देना है, क्या बनाने जा रहा है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, बीजांड की संरचना बनाने वाले हैं। ये छाप सकता है, बीजांड की संरचना पूछ लेगा तो यही फिगर बना देना, सिंपल सा नंबर आपको मिल जाएगा। क्या करना है, देखो फिगर में क्या करना है, फिगर को इस तरीके से बनाना है और इनके नाम लिखने हैं। ऊपर की तरफ जो इंड होता है, ऊपर की तरफ जो इंड यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको हम चलाजा इंड बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ इंड होता है इसको हम माइक्रोपाइलर इंड के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, चलाजल इंड होता है, चलाजा इंड होता है, समझ पा रहे हो, चलाजा इंड होता है। और नीचे की तरफ क्या होता है, यहाँ पर
माइक्रो क्या होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, माइक्रो पाइलर एंड होता है, ध्यान देना, माइक्रो पाइलर एंड नीचे की तरफ दिखाई देता है और ऊपर की तरफ क्या होता है, चलाजा एंड होता है। इसके अलावा इसमें जो देख पा रहे हैं यहाँ पर ये क्या होता है, यानी कि दैट इज द फोल्डिंग ऑफ माइक्रो, समझ पा रहे हो, फोल्डिंग ऑफ, और फोल्डिंग कहाँ पे हो रहा है, माइक्रो पाइलर एंड में। हमेशा माइक्रो पाइलर एंड की जो फोल्डिंग होती है इन्हें किस नाम से जानते हैं, इंटीगुमेंट्स, ध्यान देना, किस नाम से जान रहे हैं, इंटीगुमेंट्स के नाम से पुकारते हैं। ध्यान से देखना, नाम लिख लो फटाक से, इंटीगुमेंट्स। एंड आगे की तरफ यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमारा दिखाई दे रहा है इस तरीके से, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्यूनिकल के नाम से जानते हैं, फ्यूनिकल के नाम से। देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइलम, क्या बोलते हैं इसको हम, हाइलम बोलते हैं। देन यहाँ पर इसके अंदर की तरफ आपको पता है क्या क्या कहानी होगी, अंदर की तरफ क्या होगा, 3 ऊपर की तरफ हो रहा है, हाँ या ना, 3 की तरफ ऊपर की तरफ, इस तरीके से ऊपर की तरफ 3, क्या नाम, एंटीपोडल सेल, क्या नाम है, एंटीपोडल सेल नाम है। इसके अलावा 2 आपस में पहले से ही बीच में आके क्या कर जाते हैं, संलयन कर जाते हैं, फिजियन कर जाते हैं, समझ, 2 संगम कर जा रहे हैं, और जो संगम कर रहे हैं इसे हम क्या कह रहे होते हैं, इसे हम पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जाना करते हैं, पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवी केंद्रक के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा इसके बगल बगल जो दिखाई दे रहा होता है यहाँ पर जो केंद्रक इस तरीके से जो बगल बगल है इसको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल, क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल। और यहाँ पर इसको जो पकड़ के रखता है यानी कि सिनर्जिड सेल, समझ पा रहे हैं किसको पकड़ के रख रहा है, तो ये रखता है एग सेल को पकड़ के, किसको रखता है, एग सेल को। यहाँ बीच में क्या हो जाती है, अंडकोशिका यानी कि एग सेल होती है। यहाँ पर खास बात क्या है कि जो अंडकोशिका होती है इसमें गुणसूत्र की संख्या आधा होता है, यानी कि ये कैसा होता है, आधा अगुणित होता है। जबकि जो आपका सिनर्जिड सेल होता है इसमें कितना होता है, ये पहले से 2n होता है, कितना होता है, 2n यानी कि 2 गुणित होता है। कैसा होता है, क्यों होता है, क्योंकि 2 केंद्रक आपस में आके बीच में क्या कर जा रहे हैं, फिजियन कर जा रहे हैं, संलयन कर जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये 2n होता है, और बाकी ये क्या होता है, एग सेल n होता है, यानी कि हेप्लॉइड होता है। तो पेपर में प्रश्न कैसे छपेगा, पेपर में प्रश्न छपेगा कि बनाओ आप बीजांड की संरचना, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी कि बीजांड की संरचना क्या है, बीजांड की संरचना से आप क्या समझते हैं, समझ पा, बीजांड की संरचना का चित्र बनाइए नामांकित। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या करना है, ड्रा कर देना है। क्या है, ऊपर की तरफ चला जाए, नीचे माइक्रोपाइलर एंड, फिर क्या देख पा रहे हैं इसमें हम इंटीगुमेंट देख पा रहे हैं, फोल्डिंग बहुत सारा, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ देखी जा रही है इसको हम इंटीगुमेंट देख रहे हैं। यहाँ पर हाइलम है, यहाँ पे फिजिकल है, एंटीपोडल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है, सिनर्जिड सेल है, एग सेल है, हाँ है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर ड्रा आउट कर लेना है। आगे हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं इसमें। अब हम जो देखने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा। यानी कि हमने क्या करा, हमने पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को अच्छे से पढ़ा। किसको पढ़ा, जितना भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था उसको हमने काफी तह तक कवर अप किया। अब हमारा जो इवेंट चलने वाला है फर्टिलाइजेशन इवेंट, ध्यान से देखना, अब हमारा यहाँ से इवेंट शुरू होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब निषेचन वाली घटना, निषेचन की प्रक्रिया समझने वाले हैं, ध्यान देना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छपता है डबल फर्टिलाइजेशन, ध्यान से देख लो, डबल फर्टिलाइजेशन, इस पे आप समझ पा रहे हो, बहुत ज्यादा स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये इस बार छपेगा, इस बार ये छपेगा। और ऐसा नहीं होता ये कभी ना छपता, हर साल छपता है ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सिंपल सी बात होती है, जो आपका मेल गैमेट होता है, यहाँ पर लिख देते हैं क्या होता है, ध्यान से देखो, जो आपका
मेल गैमिट होता है, जो मेल गैमिट होता है इस तरीके से, समझ पा रहे हो, ये किसके साथ संलयन कर रहा होता है, एक बार अंड को इसके के साथ संलयन करता है, इसके साथ एक सेल के साथ संलयन करता है, और दूसरी बार जो मेल गैमिट होता है, दूसरी बार जो मेल गैमिट होता है इस तरीके से, ये किसके साथ संलयन करता है, ये संलयन करता है आपके ध्रुवीय केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियाई, किसके साथ करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ करता है। और पोलर न्यूक्लियाई कैसा होता है, ये 2n होता है, यानी कि 2 गुणित होता है। जब एक मेल गैमिट अंड को इसके साथ फ्यूज करता है, संलयन करता है, तो क्या बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, 2n बनता है, यानी कि यहाँ से क्या बनता है आपका जाइगोट बन रहा होता है, जाइगोट यानी कि 2n बन रहा होता है, क्योंकि n मेल गैमिट है, n मेल गैमिट है और n एग सेल है, तो n मिल के 2n बनाते हैं, तो 2n आगे चल करके जाइगोट बना रहा होता है, और ये जाइगोट आगे चल करके किस में बदलता है, ये युग्मनज जो है आगे चल करके सीड बनाता है, बीज बनाता है, कैसे बनाएगा आगे हम समझेंगे। लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं, दिस रीजन इज नोन एज सिनगैमी। आप इसको जानते भी हैं, सिनगैमी मतलब कि समझ पा रहे हो, सहयुग्मन के नाम से हिंदी में इसको जानते हैं, सिनगैमी के नाम से जानते हैं। और जबकि जो इस दूसरा मेल गैमिट है वो 2n के साथ फ्यूज कर रहा है, यानी कि ध्रुवीय केंद्र के साथ फ्यूज कर रहा है। जब ध्रुवीय केंद्र के साथ संलयन कर रहा है तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर n × 2n =